बड़ा सवाल है, क्योंकि आज अमीन पठान की जमानत पर सुनवाई होनी है। प्रदेश कांग्रेस सचिव अमीन पठान हैं, जिनकी जमानत अर्जी कल खारिज हो गई थी और आज उस पर होनी है सुनवाई। वन कर्मियों को धमकाने के मामले में जेल में बंद है अमीन पठान। और साथ ही आपको बता दें कि वन कर्मियों को क्यों धमकाया गया, क्योंकि वन फार्म के जमीन पर फार्म हाउस बनाने की कोशिश थी अमीन पठान की। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज बेल होगी या फिर क्या, बड़ा सवाल है अमीन पठान के लिए। देखिए, अमीन पठान यह तय हो जाएगा। आपको बता दें कि कल जो न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 दक्षिण की तरफ से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और ऐसे में अब जो है जमानत की याचिका जिला न्यायालय में लगाई गई है। जिला कोर्ट जो है वो आज ये तय करेगी कि अमीन पठान को जमानत दी जाती है या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। ये डीजे जो कोर्ट है वो आज फैसला करेगी। मामला आपको बता दें कि वन कर्मी अनंतपुरा इलाके में इनका फार्म हाउस था, जिस पर अवैध अतिक्रमण की सूचना थी, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और दर्ज किया गया अमीन पठान समेत उनकी पत्नी और उनके समर्थकों के खिलाफ, जिसके बाद में अमीन पठान की तरफ से ऐलान किया गया था कि इस मामला दर्ज होने के खिलाफ वो जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने वाले। और ऐसे में अनंतपुरा थाना पुलिस ने अमीन पठान की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तारी के बाद में रविवार होने के वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। कल उनकी जमानत याचिका कोटा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 दक्षिण की तरफ से जमानत याचिका को खारिज किया गया। अब जिला कोर्ट आज सुनवाई के साथ में फैसला बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कोटा से, अमीन पठान को जेल होगी या फिर बेल मिलेगी, क्योंकि याचिका तो खारिज कर दी गई है। अब उसको चैलेंज किया गया है अवैध अतिक्रमण का। वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फार्म हाउस बनाने का पूरा मसला है अमीन पठान के ऊपर, जो कि महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में है क्योंकि बची हुई 10 सीटों पर मंथन कल होने वाला था, उसके लिए ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली गए हुए थे। लेकिन अब जोधपुर के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। जोधपुर में क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक है, जिसको संबोधित करने के लिए जोधपुर के लिए आ रहे हैं दिल्ली से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। 11 बजे कोर कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे, क्योंकि कोर कमेटी में जो दिल्ली में डिसीजन हुए हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए कोर कमेटी की चर्चा में शामिल होंगे। और दोपहर 12:50 पर जोधपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम दोपहर 1:35 पर उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में लेंगे भाग। खबर पर लखबीर जुड़े हुए हमारे संवाददाता। लखबीर, आज का क्या कार्यक्रम है और साथ ही चुनाव के मद्देनजर कितना अहम है कोर कमेटी की बैठक? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फिलहाल दिल्ली में है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में वो ठहरे हुए हैं। कुछ देर बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और दिल्ली एयरपोर्ट से वे जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जोधपुर पहुंचना है और जोधपुर में वो एसएन मेडिकल कॉलेज में जोधपुर क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर सिरोही के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी कोर कमेटी की बैठक लेंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। ऐसे में कल काफी गहन मंथन भी हुआ है टिकट वितरण को लेकर भी और तमाम 25 की 25 सीटें जीतने को लेकर भी। ऐसे में उसे राजस्थान में कैसे प्लांट किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सजग है। इसीलिए वे कुछ मिनटों के बाद दिल्ली से रवाना होंगे। पहले वो जोधपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका उदयपुर में पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर वो उदयपुर के क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और तमाम वहां के कोर ग्रुप के नेताओं को गुड़ देंगे कि कैसे चुनाव में फतह की जाए, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाए। यानी कि उदयपुर में क्लस्टर ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करेंगे और जोधपुर में कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे, को अटेंड करेंगे। लखबीर जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जोधपुर हाउस में है। जोधपुर हाउस के से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जोधपुर जब पहुंचेंगे तो वहां क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
तो पूरा शेड्यूल आपको बता रहे थे। सुबह 8:30 बजे से दिल्ली के बाद रवाना होकर जैसे ही राजस्थान में पहुंचेंगे, जोधपुर से लेकर उदयपुर तक तमाम ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कोर कमेटी के साथ क्लस्टर ग्रुप में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू होने के साथ ही इसे लेकर विरोध के स्वर भी तेजी से मुखर होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ याचिकाएं भी लगाई गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई शुरू होगी। CJI DY चंद्रचूड़ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे और उनके साथ बेंच में 2 अन्य जज भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुल 237 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आज DY चंद्रचूड़ के साथ उस बेंच में शामिल 2 अन्य जज के साथ 237 याचिकाओं पर सुनवाई होगी CAA को लेकर। और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मसले पर करेगा और मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट का यह कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के, इसीलिए 15 जो याचिकाएं थे उन सबको मिलाकर एक फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया था, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा न्याय के हित में कोर्ट का समय बचाने के लिए यह बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो, लेकिन जो याचिका करते थे उनको यह नागवार गुजरा, इसलिए उसको चैलेंज किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर चर्चा होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा यह मामला आपको बता रहे हैं। सियासत में राहुल गांधी की एक गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की शक्ति मिल गई है। राहुल ने शक्ति शब्द का प्रयोग जिस भी संदर्भ में किया हो, लेकिन मोदी विपक्ष के इस वार को चुनावी हथियार बना चुके हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन के वार को हथियार बनाने वाले मोदी परिवार के बाद शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। लालू के बाद राहुल के सेल्फ गोल को मुद्दा बना चुके हैं और उस शक्ति के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन में किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को कोट करते हुए निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और 400 पार के लिए उसी 130 सीटों को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी को बैठे बिठाए राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया, जिसमें बात नारी शक्ति की होती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है, मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ।
शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जब सियासी मैदान में तर्कश से तीर चले तो शक्ति के इर्द गिर्द वार पलटवार होने लगे और एक बार फिर मोदी का परिवार के बाद शक्ति स्वरूपा की भक्ति बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, अब होली आ रही है तो बरसाने की लठमार होली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फागुन महीने में मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली देश दुनिया में मशहूर है। और आज बरसाना के श्रीजी मंदिर में लठमार होली खेली गई है। बरसाना की लठमार होली देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। देखिए रिपोर्ट। बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली बरसाने में उड़ा रंग और गुलाल। दो घंटे तक हुरियारिनों ने चलाए लठ। रंगों से सराबोर दिखी गलियां चौबारे। राधा रानी की नगरी बरसाना में 2 घंटे तक लठमार होली खेली गई। नंदगांव के हुरियारे सज धज कर पहुंचे। हुरियारिनों ने उन्हें लाठियों से खूब पीटा। वे हंसते हुए ढाल लगाकर बसते रहे। छतों से अबीर गुलाल और रंग बरसा। शिवजी मंदिर में 10 क्विंटल से ज्यादा रंग गुलाल उड़े। आज भी रज में होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। हर तरफ राधा कृष्ण के जयकारे गूंजे। सड़क और गलियां रंगों से सराबोर हो गईं। हुरियारिनों ने फाग गीत गाए। हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। हर और उत्सव सा माहौल रहा। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। देश विदेश के करीब 10 लाख श्रद्धालु इस उत्सव के साक्षी बने हैं। प्राचीन त्योहार है, ये हर साल आता है। इसे बड़े धूमधाम से खेला जाता है और इसमें लाठी का इस्तेमाल किया जाता है। लाठियाँ बरसाई जाती है। अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हम उसे लाठी से मार भी सकते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज काफी अनोखा होता है। लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, लठ लेकर पुरुषों यानी हुरियारों को मजाकिया अंदाज में पीटती है। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस अनोखी होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ब्रजभूमि की इस होली में राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। प्रेम के इस रस को और मधुर बनाता है पारंपरिक अंदाज में ठाकुर जी के समक्ष ब्रज भाषा में होली पदों का गायन। पूरे बरसाना में हर तरफ गूंजते जय श्री राधे के जयकारे कानों में मिठास घोलते हैं। गोपियों के डंडे की मार से बचने के लिए श्री कृष्ण समेत नंदगांव के ग्वाले लाठी और ढालों से अपना बचाव करते थे। तभी से बरसाना में लठमार होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लड्डू मार होली के साथ ही ब्रज में लठमार होली खेली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि उज्जैन स्थित बड़नगर महादेव के मंदिर का श्रृंगार अलग तरीके से किया गया, जिसको लेकर पूरे इलाके में चर्चा है। बड़नगर के महादेव मंदिर को नोटों से सजाया गया। 51 लाख रुपए से मंदिर को सजाया गया और यह भी बताया जा रहा है कि मंदिर को सजाने के लिए व्यापारी मंदिर में नोट लेकर गए। इसके बाद नोट यही छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है कि नोटों की सुरक्षा के लिए मंदिर कोई
मंदिर में कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। नोटों से सजावट के बाद मंदिर की चर्चा भी हो रही है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे भव्य तरीके से 51 लाख के नोटों से मंदिर को सजाया गया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां होली के पर्व से पहले गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में 500 से ज्यादा लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। ऐसे में भक्त कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा की गूंज से गोविंद के दरबार गूंज रहे हैं। भक्त भक्ति भाव से गुलाल फूल के साथ राधा गोविंद संग होली खेलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि होली के पर्व पर भगवान को विशेष पोशाक पहनाई गई है, जो कि गुलाल के रंग में रंगी नजर आ रही है। होली के पर्व से पहले प्रदेश के बड़े मंदिरों में यानी कि गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम है। हर कोई गुलाल रंग फूलों के साथ कृष्ण की लीलाओं का बखान कर रहा है और कृष्ण के संग होली खेल रहा है। और राधा और कृष्ण की झांकियां भी मंदिर में सजाई गई है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव भी होली के रंगों से रंगे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं राधा रानी पर भी गुलाल से जो है उनकी आज पोशाक सजाई गई है। वहीं गोविंद को भी गुलाल के रंगों से सजाया गया है और करीब हजारों की संख्या में आज यहाँ भक्त मौजूद है, क्योंकि गोविंद के दरबार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और तमाम तरीके से कृष्ण को आज खुश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं, कल भी गोविंद के दरबार में फागोत्सव का आयोजन होगा और होली के पर्व से पहले ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे और भक्त कृष्ण की लीलाओं का बखान करेंगे। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। क्या कहना चाहेंगे मैडम? बहुत अच्छी बजा रहे, बहुत अच्छा फागोत्सव हो रहा है, बहुत अच्छा फागोत्सव में मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। क्या कैसे सेलिब्रेट करेंगे होली के पर्व को? इतना सुंदर नजारा पहले कभी नहीं देखा होली के समय में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत क्या कहना चाहेंगे मैडम? कृष्ण बहुत अच्छी लग रही है, राधा रानी राधा कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे, बहुत अच्छी। जी। सर गुलाल लगाने आए हैं? बिल्कुल, गुलाल भी लगाएंगे, फूल भी डालेंगे जी। कैसे कृष्ण को खुश करने की कोशिश? बिल्कुल, पूरी कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? कुछ नहीं, बस दर्शन करने थे। पहली बार आई है तो फर्स्ट टाइम आई हूँ गोपी बन के दरबार में। बहू है मेरी, हाँ, तो पहली बार लाई गोपी बन के आई है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अच्छे दर्शन हो गए, गुलाल की होली भी होगी और भक्तिमय हो गया। और यूट्यूबर एल्विश यादव का कबूलनामा सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एल्विश यादव ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। पार्टी में सांप मंगवाने की बात, सांप का जहर मंगवाने का आरोप एल्विश ने पुलिस से एक डिटेल शेयर किया है। सोशल मीडिया पर रोशनी बिखेरने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में अपने अपराधों का अंजाम भुगतेंगे। देखिए रिपोर्ट। सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती हैं। पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे? सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है। पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था? राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट करवा दिया था। सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है, उसका क्या करते हैं पार्टी में? स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दौरान नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने पूछताछ में आरोप कबूल कर लिए हैं। पार्टी में सांप मंगवाने की बात मान ली है, सांप का जहर मंगवाने का आरोप भी कबूल कर लिया है और यह भी कबूल कर लिया है कि अन्य आरोपियों से रेव पार्टी में मिल चुका था।
करोड़ में फॉलोअर्स, लाखों फैन और सोशल मीडिया से करोड़ों की संपत्ति बना चुके एल्विश यादव का ये कबूलनामा ये बताने के लिए बहुत है कि अब उनकी जिंदगी के कुछ साल तो सलाखों के पीछे ही कटने वाले। एल्विश यादव के कबूलनामे के मुताबिक पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया था। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस केस में एल्विश यादव और 6 अन्य लोगों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वही एल्विश यादव हैं जिनका अब कबूलनामा आया है, वरना इससे पहले एल्विश सफाई वाला वीडियो बनाकर खुद को सांपों के जहर के खेल से जुदा साबित कर रहे थे। लेकिन सवाल है अब आगे क्या होगा। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत भी केस दर्ज किया है। इस कानून के तहत तब कार्रवाई की जाती है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ा हो। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। जांच से पता चला कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की ग्रंथि गायब थी, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उनके पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था, लेकिन एल्विश ने आरोपों को खारिज करते हुए निराधार, फर्जी और 1% भी सच नहीं करार दिया था। अब एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स यानी पीएफए ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का पर्दाफाश किया था और तभी से नोएडा पुलिस की नजर एल्विश यादव पर थी। सवाल, बंगला, गाड़ी, फैशन से लगभग लाइफ के बावजूद एल्विश जहर का सौदागर कैसे बन गए? इसका जवाब सिर्फ एल्विश यादव की क्राइम कुंडली खंगालने से नहीं मिलेगी, बल्कि रेव पार्टियों में नशे के बढ़ते कारोबार की इनसाइड रिपोर्ट में मिलेगी। ये पहली बार नहीं हुआ है। सांप और सांपों का जहर पुलिस ने पकड़ा है। सांप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अक्सर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं। आपको आगे बताएंगे कि एल्विश यादव की सोशल मीडिया की चमक चांदनी का अब क्या होगा, लेकिन उसके पहले सांप के जहर का खेल समझ लीजिए, जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद स्नेक बाइट ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सांपों के विष से कोई कैसे नशा कर सकता है। क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है? इंटरनेट पर इसे लेकर कई रिपोर्ट मौजूद हैं, जिसके मुताबिक नशा करने वाले 2-3 तरीके से जहरीले सांपों का विष लेते हैं। इसमें एक्सपर्ट सफेरे या विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। कुछ मामलों में नशा करने वाले अपनी जीभ पर सांपों से दंश करवाते हैं। इस प्रक्रिया में बेहद कम मात्रा में विष का जीभ से स्पर्श भर होता है। कई बार नशा करने वाले इंजेक्शन के जरिए विष लेते हैं। कई अपनी उंगलियों में भी सांप से कटवाते हैं। यह विष सीधे इंसान के मस्तिष्क पर चोट करता है और उसे एक अलौकिक दुनिया में पहुंचा देता है। लेकिन इस जानकारी से ज्यादा यह जानना जरूरी है कि यह बेहद खतरनाक और गैर कानूनी है। इसमें पलक झपकते और मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।